Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग सर। Good morning to all of you. चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर। बेसिकली हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे लास्ट टॉपिक था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और हम लोगों ने एक एग्जांपल किया भी था कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे बेस्ड। इसी में से कुछ और एग्जांपल देखते हैं और फिर हम लोग सेकंड पार्ट जो रहता है हिस्ट्री आइसोमेरिज्म का, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म पे आएंगे। हिस्ट्री आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, कन्फिगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। और कन्फिगरेशनल में दो पार्ट था, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। तो कन्फॉर्मेशनल बहुत ही कहा पार्ट होता है, तो दो लेक्चर में हो जाएगा। बट अभी हम लोग पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कुछ एग्जांपल करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे। फार्मूला ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में लिखाया हुआ है, एक बार फार्मूला भी देख सकते हो कॉपी में, क्या तीन ही फार्मूला था वहां पे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे CH3 CH OH CH OH C2H5। इसमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स क्या रहेगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल सेंटर तो कोई है नहीं, तो सिंपली यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स पूछा जाए या नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, वो सेम रहेगा यहाँ पे। बताओ कोई एक जल्दी से क्या रहेगा यहाँ पे, फार्मूला पता है तुम्हें? सोचो इस केस में, तो कुछ आंसर भी आ रहे हैं, 2 3 4 सही है बिल्कुल। इसका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 4। कैसे सोचना था यहाँ पे है, तो सबसे पहले देखना था कि देखो ध्यान से सोचने का तरीका क्या है, कुछ भी रटना नहीं है। कायरल सेंटर कितना आ गया यहाँ पे 2, दैट मीन्स ऑप्टिकल सेंटर बोला है, या फिर यहाँ पे 2 कायरल सेंटर आ रहा है। एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2। अब देखना कि ये एच और ओ एच, ये एच और ओ एच ये भी सेम होना चाहिए, तो फिर सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल हम लोग डिसाइड कर पाएंगे वहां पे। सही है, सब लोगों का सही आ रहा है, एच ओ एच। फिर क्या आ रहा है यहाँ पे एच और ओ एच ही आ रहा है इस केस में। ये इस कारण पे भी एच ओ एच और यहाँ पर भी एच ओ एच, या यहाँ पर भी एच सी एल या एच सी एल, दैट मीन्स ये दोनों ग्रुप भी सेम होना चाहिए। उसके बाद चेक करते हैं कि इधर क्या आ रहा है CH3 और उसके बाद C2H5, दैट मीन्स ये कौन सा केस है, अनसिमेट्रिकल केस है। और जब अनसिमेट्रिकल का केस होता है तो उसमें कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, ऑड इवन। जब ये अनसिमेट्रिकल का केस आ गया तो सिंपली क्या फार्मूला था 2 raised to n 2 raised to 2, ये क्या हो जाता है यहाँ पे 4। कौन सा 4 होगा तो ये खुद से सोच भी सकते हो। सेम टाइम ये दोनों का कन्फिगरेशन क्या हो जाए, कैरल सेंटर का आर आर, इसका भी एस और इसका भी एस, इसका आर और इसका एस, और इसका एस और इसका आर। तो अनसिमेट्रिकल एंड होने के चलते ही आर एस अलग होगा और एस आर अलग होगा यहाँ पे, दैट मीन्स ये 4 कॉम्बिनेशन बनता है यहाँ पे। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब भी अनसिमेट्रिकल एंड होता है 2 raised to 2 से जो यहाँ पे आ रहा था 4, ये चारों का चारों क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मीनिंग क्या है, मैंने जो पिछला एग्जांपल बताया था, देखोगे नोटबुक में होगा, इसके जस्ट पीछे वाला एग्जांपल जो लास्ट एग्जांपल किए थे पिछले क्लास में, उसमें आ रहा था CH OH OH और दोनों साइड CH3 या HCl रहा होगा। एन का वैल्यू 2 था और वो सिमेट्रिकल एंड था, उसमें टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितना आ रहा था, चेक करो वहां पे 3 आ रहा होगा। 3। और आउट ऑफ 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स, 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड 1 इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन जब भी अनसिमेट्रिकल का एंड केस हो, जब भी अनसिमेट्रिकल आएगा, उसमें जितना भी ऑप्टिकल आइसोमर्स आएगा फार्मूले से, वो सारे का सारा क्या रहेगा उसमें, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव, हर कोई ऑप्टिकली एक्टिव होगा वहां पे। क्योंकि अनसिमेट्रिकल एंड होने के चलते प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ भी नहीं आ पाता है, जिसके चलते वो क्या हो जाता है, ऑप्टिकली एक्टिव। एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। जब भी अनसिमेट्रिकल का केस होगा, ऑल आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो भी अलग से नोट कर लोगे यहाँ पे।
ऑल आइसोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है यहाँ पे है। नेक्स्ट एग्जांपल, तो सिर्फ यहाँ पे यही नहीं पूछा, सिर्फ नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर से पूछा जा सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव कितना है वो भी पूछा जा सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन रख सकता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH Cl CH Cl CH Cl CH3। अब यहाँ पे चेक करना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर, या सिर्फ अगर ऑप्टिकल सेंटर है, कोई ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं है, स्टीरियो आइसोमर्स बोला जाए या फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स, वो दोनों सेम रहेगा। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इसमें सोच के बताना है। बताओ, प्रोसेस पता है कैसे करना है, ट्राई करो खुद से। देखना भी यहाँ पे ध्यान से, कुछ लोगों के 3 आ रहे हैं, कुछ लोगों के 8 आ रहे हैं। सोचने का तरीका क्या है, कुछ भी रटना नहीं यहाँ पे। सबसे पहले डिसाइड करना कि कायरल सेंटर कितना है यहाँ पे, एन का वैल्यू बताओ पहले यहाँ पे। सही है, कायरल सेंटर क्या होगा इसमें? 3। 3। सही है बिल्कुल। और बीच वाला सूडो कायरल सेंटर था, मैंने बताया हुआ था, बट जैसा भी है कायरल सेंटर काउंट करते हैं, तो एन का वैल्यू क्या आ गया इसमें? 3। अब मैंने बताया था कि सिमेट्रिकल एंड चेक करने के लिए इस कार्बन पे भी H और Cl होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए। यहाँ पे HCl, यहाँ पे HCl और यहाँ पर भी HCl आ रहा है, ये तीनों सेम है। ये तीनों सेम होने के बाद फिर चेक करना कि ये भी इधर भी और इधर भी सेम है क्या? बिल्कुल सेम है, इधर भी CH3 इधर भी CH3, दैट मीन्स ये सिमेट्रिकल एंड का केस होगा। ये किसका केस हो गया? सिमेट्रिकल एंड का केस हो गया। और n का वैल्यू 3, दैट मीन्स सिमेट्रिकल एंड्स विद ऑड नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, और सिर्फ ऑप्टिकल सेंटर आ रहा है, कायरल सेंटर आ रहा है यहाँ पे, कोई ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं आ रहा जिसके अबाउट की GI शो करे। अब चेक करके बताओ यहाँ पे। सही है। अब नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर सब लोगों का सही आ रहा है, तो ये सब लोगों का सही है। आयुष, स्नेहा, समीक्षा, सबके सही आ रहा है इसमें। अब यहाँ पे ये नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या आ जाएगा इस केस में? जो फार्मूला था इसके लिए, दो ऑड नंबर में मैंने दो फार्मूला बताया था, एक ज्योमेट्रिकल सिर्फ रहा था तो उसके लिए, और सिर्फ ऑप्टिकल है, यहाँ पे सिर्फ ऑप्टिकल आ रहा है, इसलिए क्या फार्मूला था? 2n-1 ओनली। ये क्या आ जाता है? 2^3 - 1, डेट में जो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2^2 4। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या आ जाता है यहाँ पे? 4। इसमें फार्मूला यहाँ पे देखना था इस केस में, इसके लिए मैंने दो फार्मूला बताया हुआ था थर्ड वाले केस में। देखो लास्ट पेज का भी वहां पे होगा कि सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर्स है। थर्ड जो केस था उसमें दो केस मैंने बनाया था, सिर्फ ज्योमेट्रिकल उसके लिए अलग फार्मूला था, और ओनली ऑप्टिकल सेंटर हो वहां पे क्या होगा उस केस में? 2^n-1 ओनली, ऐसा करके कुछ होगा। 2^3 - 1, ये क्या आता? 4। अब एक क्वेश्चन आता है सर यहाँ पे 4 तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आ गया, अब इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कितना? अगर कोई ऑप्टिकल आइसोमर शो कर रहा है कंपाउंड, इसमें कुछ ऑप्टिकली एक्टिव होगा और कुछ ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एंड का केस है। अनसिमेट्रिकल में मैंने बताया था उसमें सारा क्या रहा था? ऑप्टिकली एक्टिव। अब इस केस में देखना है, यहाँ पे इसको फार्मूले से भी निकाल सकते हैं कि ये टोटल आइसोमर्स के लिए फार्मूला रहता है यहाँ पे है। सिर्फ इसमें अगर ऑप्टिकली एक्टिव निकालना हो या ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए भी फार्मूला यहाँ पे है। ऑप्टिकली इनएक्टिव का केस हो यहाँ पे, ऑप्टिकली इनएक्टिव कितना आ रहा है कंपाउंड, इसके जो फार्मूला रहता है यहाँ पे 2^n-1/2, 2^n-1/2, ये ऑप्टिकली एक्टिव निकल जाएगा यहाँ पे, और ये टोटल आ रहा था यहाँ पे। इसका फार्मूला से कैलकुलेट करो, n का वैल्यू 3 पुट करना है। ऑप्टिकली इनएक्टिव जो रहेगा वो कैलकुलेट करो कितना आ जाता है? C-1 2/2, 2^1/2। आउट ऑफ 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स 2 जो रहेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब जब ऑप्टिकली इनएक्टिव निकल गया यहाँ पे है, सही है, जब ऑप्टिकली इनएक्टिव आ गया तो ऑप्टिकली एक्टिव कितना बच गया? इसी में से निकाल सकते थे,
4 - 2 करके टोटल 4 था, ऑप्टिकली इनएक्टिव पता चल गया 2, 4 - 2 इक्वल टू 2। ये 2 क्या रहेगा, ऑप्टिकली एक्टिव, और ये 2 ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो जहाँ पे फार्मूला लिखे हो लास्ट वाला जो शब्द है, तो वहाँ पे ब्रैकेट में नीचे लिख सकते हो कि सिर्फ ऑप्टिकली इनएक्टिव निकालना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला रहता है, 2n-1/2, और बाकी ऑप्टिकली एक्टिव टोटल में से ऑप्टिकली इनएक्टिव को माइनस करोगे तो ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा यहाँ पे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखोगे ये सॉल्व कर पाओगे यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? चलो यहाँ तक नोट डाउन भी जल्दी से करो, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसमें हम लोग। आई थिंक नोट भी कर लिया होगा, इसमें ज्यादा कुछ नोट करना नहीं था, क्वेश्चन नोट कर लिया तो बाकी आ जाएगा अपने आप। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट एग्जांपल। अब इस एग्जांपल को ध्यान से देखोगे, CH3 CH Cl CH Br CH3। जल्दबाजी नहीं करना इस क्वेश्चन में, तो बताना है कि कैरल सेंटर कितना है। तो कैरल सेंटर तो क्लियर है यहाँ पे कि 2 कैरल सेंटर आ रहा है, n का वैल्यू 2 है इसमें। अब यहाँ पे बताना है कि एंड कैसा है, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल। ये अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि बच्चे गलती क्या करते हैं कि CH3 देखते हैं सिमेट्रिकल नहीं। मैंने सिमेट्रिकल के लिए अभी जस्ट पीछे बताया हुआ था कि सिमेट्रिकल कब होगा, जब यहाँ पे HCl ये भी सेम होता तो फिर वो सिमेट्रिकल होता। वो कौन सा केस है, अनसिमेट्रिकल का। ये कौन हो इसमें, यहाँ पे चैट में बता रहे हो, जयेश अहिरे, वेदांता पाटिल फ्रेंड, ऐसा कुछ लिख रहे हो चैट में। तो देखते हैं हम लोग आगे। हाँ, तो इसमें यहाँ पे देखना था इस केस में CH3 CHCl CHBr CH3, n का वैल्यू 2 है। यहाँ पे सिमेट्रिकल कब होता, सिर्फ ऐसा नहीं किधर देख लिया CH3 सिमेट्रिकल हो गया, CHCl और यहाँ भी Br के जगह Cl ही होता, HCl तो फिर सिमेट्रिकल है। ये दोनों भी डिफर कर गया, दैट में से अनसिमेट्रिकल केस आ गया। और अनसिमेट्रिकल n का वैल्यू 2 और अनसिमेट्रिकल में तो ऑड इवन देखने की जरूरत ही नहीं होता था, 2⁻², ये टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या आ जाएगा, 4। सही है बिल्कुल यहाँ पे। और चारों का चारों क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। अनसिमेट्रिकल में तो क्या होगा, जो भी ऑप्टिकल आइसोमर्स आ रहा है ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट एग्जांपल है इसी में, अगर इस टाइप का कुछ आ रहा हो, CH3 CHCl CHBr CHOH और ये CH3 आ रहा है यहाँ पे। इसमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितना आएगा। n का वैल्यू देखना पहले, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। n का वैल्यू क्या आ रहा है, 3। अब यहाँ पे बस बताना है कि ये सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। सही है आयुष के, सही आ रहा है इसमें यहाँ पे, अनसिमेट्रिकल। सही है। n का वैल्यू 3, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल चेक करना, HOH HBr HCl सब डिफरेंट है यहाँ पे, दैट मीन्स अनसिमेट्रिकल केस आ रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स 2⁻3, ये क्या आता है यहाँ पे 8। और इसमें जितने भी 8 ऑप्टिकल आइसोमर्स आ रहे हैं, हर एक ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव।
सही है सब लोगों का, 8 रहेगा इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल है, कुछ हम लोग डिफरेंट टाइप का देखें, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो कर सकते हो वहां पर। अब इस टाइप का एक क्वेश्चन आ जाए यहाँ पे, सीएल और सीएल, इसमें बताना है कि नंबर ऑफ कैरल सेंटर कितना आ रहा है यहाँ पे। चेक करो यहाँ पे, तो कैरल सेंटर, एक ये भी कैरल सेंटर है क्योंकि एक सीएल एक एच है, एक एच एक सीएल एक सीएच नीचे सी एच सीएल, सही है। इसमें ये क्या रहेगा, इसमें कैरल सेंटर 2 आ रहा है, तो ये सब लोगों का। अब देखना कि ये जो एन का वैल्यू क्या आ गया 2। अब देखना इस केस में यहाँ पे है कि टोटल जो आ रहा है ये सिमेट्रिकल का केस है या अनसिमेट्रिकल। यहाँ पर भी सीएल सीएल आ रहा है, एच तो है ही, एच के साथ ये सीएल सीएल है, डेट मीन्स ये सिमेट्रिकल का केस है, सही है बिल्कुल। तो बता रहा हूँ इसमें सिमेट्रिकल है उसके, तो क्या रहेगा, सिमेट्रिकल है ये। इसमें कैसे चेक करेंगे, रिंग वाले में सिमेट्रिकल, यहाँ पे दोनों सीएल सीएल या बीआर बीआर या ओएच ओएच कुछ भी अगर सेम टाइप का रहे, डेट मीन्स वो सिमेट्रिकल। अब एक सीएल होता है एक बीआर होता है तो ये भी अनसिमेट्रिकल, और अनसिमेट्रिकल का होगा तो फार्मूला या इसमें भी फार्मूला अप्लीकेबल होगा, यही फार्मूला अप्लाई करते हैं 2:n वाला। बट ये n इक्वल टू 2 सिमेट्रिकल है। n क्या आ गया हमारा, इवन नंबर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर आ रहा है यहाँ पे, इसके लिए फार्मूला क्या था, 2:n-1 प्लस 2:n/2-1। तो फार्मूले से पुट करो, n का वैल्यू क्या आ रहा है इसमें, ये 2 आ जाता है, 2 के पावर 0, ये 1 आ जाता है यहाँ पे। ओवरऑल क्या हो जाएगा इसमें 3। और जब भी 3 आ रहा है इस केस में यहाँ पे, आउट ऑफ 3, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर का लास्ट एग्जांपल बताया था उसी टाइप का यहाँ भी रहेगा कि जब भी n इक्वल टू 2 सिमेट्रिकल का केस है, इसमें से आउट ऑफ 3 इसमें जो 2 रहेगा, 2 आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड 1 इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव, अब इसको सोचने का तरीका देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं बताता हूँ थोड़ा सा डिटेल में। इसमें देखने की ये जो सीएल है सीएल, इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी तो शो कर सकता है यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे एक एच है एक सीएल है, कैरल सेंटर तो है ही दोनों, साथ में सिंगल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल भी शो कर सकता है। और जब ज्योमेट्रिकल शो करता है वहां पे है, इसमें क्या होगा, एक केस में क्या रखो, दोनों सीएल को सेम साइड, दैट मीन्स वेज पे या डाइस पे सेम है वो। और इसका एक जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता है तो कम से कम 2 फॉर्म रहेगा, एक ये फॉर्म आ रहा है और दूसरा फॉर्म जो मिलेगा तुम्हें ये है, किसी एक सीएल को अपवर्ड और किसी एक को डाउनवर्ड, दैट मीन्स डाइस पे, यही 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेगा। अब होता है कि इसको अलग से ज्योमेट्रिकल निकालने की जरूरत नहीं पड़ता इस केस में। ये जब वो निकालना है 3, इसमें ज्योमेट्रिकल भी इंक्लूड हो गया, दैट मीन्स हमको क्या निकालना है इसमें, स्टीरियो आइसोमर, ना कि सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर से पूछा है 3 या फिर स्टीरियो आइसोमर से पूछा है तो क्या रहेगा 3 इसमें। अब देखना कि ये जो 2 ज्योमेट्रिकल फॉर्म आ रहा था, इसी 2 ज्योमेट्रिकल फॉर्म में फर्स्ट वाला जो फॉर्म ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें क्या आ जाता है, यहाँ पे है प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है, ये भी सीएल, इसको प्लेन मानते हैं, तो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है पूरे मॉलिक्यूल को। और यहाँ का जो सीएल अपवर्ड है वेज पे, और इसका जस्ट नीचे जो सीएल है ये भी अपवर्ड है वेज पे, दैट मीन्स ऊपर वाले पार्ट का नीचे जो है मिरर इमेज भी आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। इसमें जो वन फॉर्म जो ऑप्टिकली एक्टिव होता था वो यही वाला फॉर्म है। सेकेंड जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इसमें अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढोगे यहाँ पे, अगर इसको प्लेन मानते हैं तो इक्वल हाफ में तो डिवाइड कर रहा है, बट ये सीएल कहाँ पे है, प्लेन के परपेंडिकुलर अपवर्ड, और इसका मिरर अगर यहीं पे लगाते हैं इस केस में मिरर, इस सीएल जो अपवर्ड है प्लेन के, उसका मिरर इमेज अपवर्ड ही दिखना चाहिए था यहाँ पे, जो कि ये सीएल यहाँ पे कहाँ पे दिखाया गया, डाउनवर्ड। इस सीएल का मिरर इमेज इधर नहीं दिख पा रहा, दैट मीन्स इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और सेंटर ऑफ सिमेट्री का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि एक सीएल अपवर्ड है, इसके 180 पे इधर कोई सीएल आई नहीं आती इस साइड, दैट मीन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, दैट मीन्स ये ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पे जो 2 आर है, बेसिकली 2 आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो ऑप्टिकली एक्टिव फॉर्म कौन सा है, यही फॉर्म
यही जो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, और जो भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है उसका एक मिरर इमेज साथ में एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, जिसके बीच में रिलेशन क्या होगा, इनॉन्सियोमर। क्लियर है यहाँ पे? ये तीन कौन सा रहेगा तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। और इसमें दो जो ऑप्टिकल एक्टिव आ रहा था तो ये फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव है दोनों, और ये फॉर्म क्या आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा ऑप्टिकल इनएक्टिव, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? ये इस टाइप का जो भी क्वेश्चन हो वो सोच सकते हो वहां पे। एक लास्ट एग्जांपल और करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी को डाउट हो इस क्वेश्चन में हो सकता है, या फिर प्रॉपर नोट कर लो यहाँ पे। तो देखते हैं, बाकी कुछ लोग 3-4 लोग लेट से ज्वाइन कर रहे हो, तो जब भी मैंने कई बार तुम लोगों को बताया कि जब भी क्लास अटेंड करो तो स्टार्टिंग से क्लास अटेंड करो, और वैसा टाइम मैनेजमेंट रखो कि आधे घंटे का ब्रेक है उसी में सब कुछ हो जाए, नाश्ता खाना जो भी है उस आधे घंटे में हो जाए। चलो क्लियर है, तो ये दोनों डायग्राम भी प्रॉपर ड्रॉ कर लोगे, जो कि थोड़ा सा अगर बीच से क्वेश्चन आता है तो वहां पर और बता पाओ क्लियरली कि कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव है कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव। अब यहाँ पे देखना था कि ये जो फर्स्ट वाला फॉर्म था ये, इसमें दो दो कैरल सेंटर भी है, एक से ज्यादा कैरल सेंटर है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो गया ये फर्स्ट वाला। इसको और कौन सा कंपाउंड बोलते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाले को? बताओ, कोई एक बताओ। एक से ज्यादा कैरल सेंटर हो और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, या सेंटर ऑफ सिमेट्री, या बोथ। बताओ, कोई एक मीजो बताओ। कंपाउंड। सही है, बिल्कुल सही। कुछ लोग चैट में बता रहे हो कि ये क्या रहेगा, मीजो कंपाउंड। ये जो कंपाउंड है ओवरऑल स्टार्टिंग का, इसका एक मीजो फॉर्म भी मिलता है, जो किसको क्या बोलेंगे, मीजो। ऐसा क्वेश्चन भी रह सकता है कि किस कंपाउंड का मीजो फॉर्म भी एग्जिस्ट करता है, दैट मीन उसका एक कोई ना कोई एक फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव आ रहा होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा होगा, एक से ज्यादा कैरल सेंटर के साथ साथ। तो ये 2-3 लोग मैसेज में बता रहे हो, तो वो क्या है, मीजो कंपाउंड। से ये बिल्कुल। चलो आई थिंक यहाँ तक नोट डाउन भी सब लोग कर लिए हो गए, वो आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक एग्जांपल यहाँ पे मैं बताता हूँ। इसमें भी 3-3 कैरल सेंटर है, और 3-3 कैरल सेंटर है, और इसमें 2 ऑप्टिकल इनएक्टिव आ गया। ये जो ऑप्टिकल इनएक्टिव वाला फॉर्म है, वो दोनों दो फॉर्म जो ऑप्टिकल इनएक्टिव आ रहा होगा वो दोनों का दोनों मीजो कंपाउंड होगा ये। जब भी एक से ज्यादा कैरल सेंटर हो और वो ऑप्टिकल इनएक्टिव बन रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसका एक मीजो फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा होगा। ऑप्टिकल इनएक्टिव है, दैट मीन्स वो मीजो है। तो आगे देखते हैं फिर हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH Cl CH3। इसमें बताना है कि टोटल क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। इससे पहले देखना है कि स्टीरियो सेंटर कितना है यहाँ पे। मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर दैट में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों आ जाता है यहाँ पे। सही है, बिल्कुल यहाँ पे वो क्या रहेगा, 2। अब इस केस में चेक करोगे, यहाँ पे सही है सब लोगों का। अब यहाँ पे चेक करोगे CH3 CHCl, क्वेश्चन को थोड़ा और करेक्ट कर लोगे। यहाँ पे है, यहाँ पे एक कार्बन और ऐड कर लोगे, CH3 CH, तुम लोग इसी में ऐड कर सकते हो इसी क्वेश्चन में। ये जो पार्ट था सिर्फ इसमें बीच में तुम लोग CH2 दिखा लोगे, CH2 CH Cl CH3, बाकी सेम है वो। क्वेश्चन का भी जो आंसर वगैरह आएगा वो सब सेम रहेगा वहाँ पे। तो इसमें देखना है कि यहाँ पे बस CH2 ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसमें एक ऑप्टिकल सेंटर है, दैट मीन्स कैरल सेंटर, और ये क्या है, इसके अबाउट GI शो कर पाएगा यहाँ पे। डायरेक्टली CHCl CH3 पे रखो वो भी सेम आंसर आता। तो पहला वाला भी क्वेश्चन रखोगे सेम रहेगा वो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH Cl CH3।
एक ज्योमेट्रिकल सेंटर और एक ऑप्टिकल सेंटर। तो स्टीरियो सेंटर कितना आ गया, तो n का वैल्यू क्या है इसमें यहाँ पे 2। अब यहाँ पर भी जो फार्मूला रहेगा तो वो सेम फार्मूला रहेगा यहाँ पे, n का वैल्यू 2 आ रहा है और n का वैल्यू जब भी 2 हो। अब यहाँ पे इस केस में सिमेट्रिकल एंड देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिसिटी कहीं से आ ही नहीं रहा है इसमें। यहाँ पे इधर एक सीएल है, दूसरा सीएल कहीं है ही नहीं। अब यहाँ पे सिर्फ ये नहीं देखना कि सर इधर CH3 सिमेट्रिकल नहीं, एक सीएल है कोई दूसरा सीएल होता तब तो सिमेट्रिकल आता हो। n का वैल्यू 2 और ये अनसिमेट्रिकल का केस रहता है। जब भी दो डिफरेंट केस हो यहाँ पे, एक ज्योमेट्रिकल सेंटर और एक ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या रहेगा अनसिमेट्रिकल। और n का वैल्यू 2 अनसिमेट्रिकल है, जिसका क्या आ जाता है 2n। सही है, 2 ये क्या आ जाएगा आंसर इसका 4। क्लियर है। अब 4 कौन सा होगा, तो मान लो कि इस केस में ये शीश आ जाए, सही है सब लोगों का। मान लो इस केस में इस डबल बॉन्ड का कन्फिगरेशन क्या हो, शीश हो, इसका आर आ जाए, इसका CC रहे और इसका S हो जाए, इसका ट्रांस हो जाए और इसका आर हो जाए, और एक मैं नीचे लिख देता हूँ इसका ट्रांस हो जाए और इसका S हो जाए। ये 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। और जब अनसिमेट्रिकल का केस आ गया, दैट मीन्स चारों का चारों जो आ रहा है यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्लियर है। यहाँ पे है जब मिक्स भी कर दिया जाए क्वेश्चन को कि ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल सेंटर, इस टाइप से सोच पाएंगे वहां पे हम लोग। चलो देखते हैं फिर आगे। तो बहुत सारा प्रैक्टिस के क्वेश्चन का नंबर ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स और इसी में स्टीरियो आइसोमर्स भी पूछा जाए। और स्टार्टिंग में मैंने भी पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का अलग से कैलकुलेशन हम देखा था। कोई भी क्वेश्चन अगर आता है ऑप्टिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या कंबाइंड फॉर्म में भी स्टीरियो आइसोमर्स पूछा जाए तो आप बता सकते हो वहां पे कितना रहेगा। क्लियर है। यहाँ पे है तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अभी। ये तुम लोग देख रहे थे ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर्स में इंपॉर्टेंट क्या था, मैं अगर 2 मिनट में रिवाइज कर रहा हूँ जल्दी से, कि RS कन्फिगरेशन निकालना सबको आना चाहिए और DL कन्फिगरेशन निकालना। DL तो आसान था, तो एक बार देखोगे तो ये भी आना चाहिए। इसके अलावा कोई भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, इसके लिए 2 तरीका मैंने बताया। एक थ्योरेटिकल वे, और थ्योरेटिकल वे क्या था ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड पता करने के लिए, उसमें POS और COS एक साथ प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स वो ऑप्टिकल एक्टिव। और एक्सपेरिमेंटल वे क्या था, एक्सपेरिमेंटल ये था कि पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट हम लोग ड्रॉ किए हुए थे बोलते हैं कि जब PPL को किसी ट्यूब से पास कराते हैं और PPL बिना रोटेशन के पास कर गया उस ट्यूब से, दैट मीन्स ट्यूब में जो रखा हुआ कंपाउंड है वो कैसा होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव। और PPL रोटेट कर जाता है जब ट्यूब से पास कराते हैं, दैट मीन्स उस ट्यूब में जो कंपाउंड रखा गया होगा वो कैसा होगा ऑप्टिकली एक्टिव। सिंपल सा, PPL रोटेट कर गया तो ऑप्टिकली एक्टिव, PPL रोटेट नहीं किया ऑप्टिकली इनएक्टिव। बाकी वो डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। बाकी एनांशियोमर्स डायस्ट्रोमर्स क्या होता है, इसी का क्वेश्चन रहेगा जब भी तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट होगा। सोच लो टेस्ट कब होना है, मतलब 3rd वीक जैसे होगा, 3rd संडे, उस संडे को टेस्ट होगा तो उसमें पूरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है इसमें कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, नोट डाउन भी कर लियोगे सब लोग यहाँ पे। वन ऑप्टिकल एंड वन ज्योमेट्रिकल सेंटर हो तो वो हमेशा अनसिमेट्रिकल होगा, बिल्कुल वो अनसिमेट्रिकल होगा। क्यों अनसिमेट्रिकल होगा, कुछ रटना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक CL है तो सिमेट्रिसिटी होने के लिए दूसरा CL भी तो होना चाहिए, जो कि कहीं है ही नहीं दूसरा CL, तो कहीं से भी ये सिमेट्रिकल नहीं आ रहा है, लेकिन वो हमेशा क्या होगा अनसिमेट्रिकल। सही, बिल्कुल। जो संडे आएगा मतलब 3rd संडे जब भी होगा तुम्हारा, तो उसमें टेस्ट एक रहेगा, ये रहेगा फुल टेस्ट। अब तो इसमें पूरा हिस्ट्री आइसोमेरिज्म आ पाएगा उसमें। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं लोग इसमें। नेक्स्ट ट्रेनिंग डालोगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, अब मैंने एक बेसिक डिफरेंस बताया हुआ है कि कन्फिग्रेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो देखो पेज पलट के देखो कि कन्फिग्रेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल में बेसिक डिफरेंस क्या था।
कुछ याद हो? कन्फॉर्मेशनल एंड कन्फिग्रेशनल। तो जो कन्फिग्रेशनल था वो सेल्फ इंटर कन्वर्टेबल नहीं था, उसका दो फॉर्म सेल्फ इंटर कन्वर्टेबल नहीं था, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में इंटर कन्वर्ट नहीं होता था। बट कन्फॉर्मेशनल जो होता है ये सेल्फ इंटर कन्वर्टेबल होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमेशा इंटर कन्वर्ट होते रहता है। तो सबसे पहले मैं इसका डिफिनेशन लिख दूं, यहाँ पे डिफिनेशन साथ में लिख लोगे। इफ द टू स्टीरियोआइसोमर्स if the two stereoisomers are self interconvertible, without breaking of any bond, 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 then they are called conformers. And this phenomena is called conformational isomerism. Conformational isomerism. अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट और ऐड कर लेना था, वैसे आर कॉल्ड कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर्स के ब्रैकेट में तुम लोग नोट डाउन कर लोगे कि कन्फॉर्मर्स को एक और नाम से जानते हैं, और वो क्या होता है इसमें, रोटामर्स। कन्फॉर्मर्स या इसको क्या बोलते हैं, रोटामर्स। रोटामर्स में बोलते हैं क्योंकि ये रोटेट करते रहता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हमेशा इंटर कन्वर्ट होता है। वहां पे रोटेट कैसे करता है तो वो भी देखेंगे हम लोग। तो कन्फॉर्मर्स या रोटामर्स भी इसको नेम दिया जाता है। यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं, फर्स्ट पॉइंट में रीड भी कर देता हूँ। If the two stereoisomers are self interconvertible without breaking of any bond, then they are called conformers या rotamers. This phenomena is called conformational isomerism. Next point है इसमें, next point, all the conformers या rotamers, करना था यहाँ पे, all the conformers are at a state of डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखेंगे सबका मीनिंग क्या रहता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो बिल्कुल न्यू टॉपिक है, इसको ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल से कोई लेना देना नहीं है। ऑल द कन्फॉर्मर्स आर एट ए स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि नंबर्स ऑफ कन्फॉर्मर्स आर इनफाइनाइट। नंबर्स ऑफ कन्फॉर्मर्स आर इनफाइनाइट। साथ में लिख सकते हो पॉइंट ये सुन करके, नंबर्स ऑफ कन्फॉर्मर्स आर इनफाइनाइट but out of infinite number of conformers, stable conformers are limited. Stable conformers are limited. ये थर्ड पॉइंट था कि नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स आर इनफाइनाइट बट आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स स्टेबल कन्फॉर्मर्स आर लिमिटेड। लास्ट पॉइंट है इसमें, नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स बिटवीन
number of conformers between two extreme conformers is called skew form, SKW. Number of conformers between two extreme conformers is called skew form. एक्सट्रीम कन्फॉर्मर्स का मतलब क्या रहता है यहाँ पे है, इसके बीच की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसको कि हम स्क्यू फॉर्म बोल रहे हैं यहाँ पे। तो जो एक्सट्रीम कन्फॉर्मर्स होता है, एक को बोलते हैं हम लोग इक्लिप्स फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म एंड स्टैगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स कन्फॉर्मर्स या स्टैगर्ड कन्फॉर्मर, इसके बीच का, इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच का जो भी फॉर्म आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्यू फॉर्म। एग्जांपल में और भी क्लियर होगा वहां पर। चलो इसको हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं इसका भी। ये कुछ पॉइंट था जिसको कि याद रखना है, और एक बेसिक डिफरेंस कन्फिगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल में, कि कन्फॉर्मेशनल जो होता है सेल्फ इंटर कन्वर्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, जबकि कन्फिगरेशनल इंटर कन्वर्टेबल नहीं होता है। कर लिया, यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सब लोग पॉइंट्स को, ये चारों पॉइंट्स। कर ले, नोट कर लिए सब लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे सब लोग यहाँ पे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अब यहाँ पे ध्यान से देखना था, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इस केस में, CH3 इथेन। और तुम लोग पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, इसके बाद ट्री रोटेशन पॉसिबल है। यहाँ पर हम लोग पढ़े थे कि सिंगल, किसी भी दो एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पे ट्री रोटेशन पॉसिबल है, वो रोटेट कर सकता है। जबकि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते थे, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बॉन्ड, क्योंकि उसके बाद रोटेशन पॉसिबल नहीं है, वो रिंग ही ब्रेक किया, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ही ब्रेक कर जाएगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इसके बाद रोटेशन पॉसिबल है। कंपाउंड का नेम भी क्या है यहाँ पे, इथेन। और मैंने बताया था कि जब भी कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स हम लोग पढ़ेंगे, मैंने पीछे बताया हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा जो यूज करेंगे हम लोग न्यूमॉन प्रोजेक्शन। इवन न्यूमॉन प्रोजेक्शन में इसको दिखाते हैं। अब इसको जब न्यूमॉन प्रोजेक्शन में दिखाएंगे, कुछ याद करो कि न्यूमॉन प्रोजेक्शन में क्या करते थे, एक को C1 C2 फ्रंट कार्बन बैक कार्बन मानते थे, और फ्रंट कार्बन को कैसे इंडिकेट करते थे हम लोग, पॉइंट से, और बैक कार्बन को सर्कल से। मैं डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक को कैसे इंडिकेट करते थे, पॉइंट से, और पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता था, फ्रंट कार्बन, और जो सर्कल होता था वो क्या रिप्रेजेंट करता था, बैक कार्बन। अब यहाँ पे देखना था कि C1 C2, ये कार्बन आ गया, एक फ्रंट कार्बन आ गया, और एक ये बैक कार्बन C2 आ गया यहाँ पे, जिसको कि सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसी C1 कार्बन फ्रंट कार्बन से तीन तीन हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड है, तो तीनों हाइड्रोजन को यहाँ पे दिखा दो, H H H। जब भी दिखाते हैं न्यूमॉन प्रोडक्शन में, ये क्या रहेगा, 120 डिवीजन का। अब क्या होगा, C2 कार्बन जो बैक कार्बन था, उससे भी तीन तीन हाइड्रोजन कनेक्टेड है यहाँ पे, और जब तीन तीन हाइड्रोजन कनेक्टेड है यहाँ पे, वहां पर भी हाइड्रोजन को दिखा दो इस तरह, H H। वो जस्ट एडजेसेंट में दिखाने का मतलब क्या है
एक्चुअल में 3D में सोचोगे एक दूसरे के जस्ट आमने सामने दिखेगा। जो H है ये CH बॉन्ड जस्ट पीछे दिखेगा, और जो फ्रंट कार्बन का CH बॉन्ड है बैक कार्बन का जो CH बॉन्ड है उसको ओवरलैप करता हुआ दिखेगा। यहाँ पे तो 2D में दिखाना है, इस टाइप में वो दिखा पाते हैं। ये कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स या स्टैगर्ड? Eclipse. सही है सब लोगों का। ये क्या रहेगा, इक्लिप्स फॉर्म। अब इसी इक्लिप्स फॉर्म को 60 डिग्री से रोटेट करा दो यहाँ पे तुम लोग। जब किसी एक कार्बन को, और स्पेशली वो बैक कार्बन को रोटेट कराते हैं, फ्रंट कार्बन को फिक्स रखते हुए बैक कार्बन को 60 डिग्री एंगल से रोटेट कराना है। और जब 60 डिग्री एंगल से रोटेट कराएंगे यहाँ पे है, तो फ्रंट कार्बन तो फिक्स है एच एच और ये एच, जिसको कि पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बैक कार्बन को मैंने रोटेट कराया 60 डिग्री, तब ये एच इधर आ जाएगा, एच इधर आ जाएगा और ये एच इधर आ जाता है। अब ये कौन सा फॉर्म आ गया, स्टैगर्ड फॉर्म। ये इक्लिप्स और ये स्टैगर्ड फॉर्म। अब क्या करोगे यहाँ पे, इसको फिर से 60 डिग्री से रोटेट कराओ यहाँ पे, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, रोटामर्स। और रोटामर्स नेम ही तो इसको रोटेट कराना यहाँ पे। फिर से 60 डिग्री से रोटेट कराओगे यहाँ पे, फिर से 60 डिग्री रोटेट कराएंगे। ये क्या होगा, एच। फ्रंट कार्बन को फिक्स रखते हुए जो बैक कार्बन जो सर्कल है उसको रोटेट करा रहे हैं, तो अब ये एच, वही एच इधर आ जाता है यहाँ पे। इस एच को तुम लोग जब दिखाओगे तो जस्ट एडजेसेंट में इस टाइप से। ये कौन सा फॉर्म आ गया, फिर से इक्लिप्स फॉर्म। फिर से इसको 60 डिग्री से रोटेट कराओगे यहाँ पे। जब भी इसको फिर से रोटेट कराएंगे तो एच एच एच, अब ये एच फिर से बीच में आ जाएगा यहाँ पे। फिर से रोटेट करा देंगे इसको 60 डिग्री से। देखें क्यों रोटेट करा, उसका भी रीजन हम लोग देखेंगे। एच एच एच, अब ये एच इधर आ जाएगा, इस एच को इधर दिखाते, इस एच को यहाँ पे। फिर से 60 डिग्री रोटेट कराओ। कब कब तक रोटेट कराना है, अप टू 360। ये क्या होगा, एच एच एच, अब ये एच इधर आ जाता, एच। कितना हुआ अभी तक, 60 60 120 180 240 300। वन टाइम्स और रोटेट करा देना था इसको। ये क्या होगा, एच एच एच। फ्रंट कार्बन तो फिक्स है, बैक कार्बन को जब रोटेट करा रहे हैं, ये एच एच और ये एच। अब यहाँ पे देखना है, यहाँ पे टोटल स्टैगर्ड फॉर्म कितना आ रहा है यहाँ पे है। हम लोग जीरो से स्टार्ट किए थे, और जीरो से स्टार्ट करके 360 डिग्री तक हम लोग रोटेट करा रहे हैं यहाँ पे। फिर 0 डिग्री, 60, 120, 180, 240, 300 और ये 360। अब जब जीरो से 360 में रोटेट करा रहे हैं यहाँ पे इस केस में, यहाँ पे टोटल स्टैगर्ड फॉर्म कितना आ रहा है, काउंट करके बताओ इसमें कौन कौन सा स्टैगर्ड है। इसमें मैं शॉर्ट में लिख दूं, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, और ये फिर क्या आ गया तुम्हारा, इक्लिप्स। सही है, इसमें 3 टाइम्स आ रहा है। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट बताया हुआ था कि नंबर ऑफ कन्फर्मर्स आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि वो 0 डिग्री से भी रोटेट कराएंगे, 0 डिग्री पे है, 1 डिग्री से रोटेट कराएंगे तो एक नया कन्फर्म मिलेगा, 2 डिग्री से रोटेट कराएंगे तो एक नया कन्फर्म मिलेगा, 2.5 डिग्री से रोटेट कराएंगे तो नया कन्फर्म मिलेगा। 0 से 360 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर हो सकता है, बट आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स जो स्टेबल कन्फर्मर्स होता है वो लिमिटेड होता है। उस पॉइंट को अभी समझ पाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखना है, इस पॉइंट को समझने के लिए इस केस में यहाँ पे देखना है कि इक्लिप्स और स्टैगर्ड में ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा रहेगा। तो इसके लिए कुछ टर्म है, उसको यहाँ पे जाना रहेगा। तो सबसे पहले एक टर्म है यहाँ पे, इस पे आता है मतलब स्टेबिलिटी, ये इक्लिप्स और स्टैगर्ड के स्टेबिलिटी पे आता है। इसको ड्रॉ करके वो यहाँ पे 3 4 लाइन छोड़ दोगे, उसके बाद ये जो पॉइंट में लिख रहा हूँ उसको नोट करना है। इसको प्लीज ड्रॉ करो जल्दी से तुम लोग भी। एक वर्ड है यहाँ पे, टॉर्जनल स्ट्रेन।
तो नोट डाउन करो, स्ट्रक्चर फिगर ड्रॉ करो, मैं डेफिनेशन लिख लेता हूँ। द रिपल्सन बिटवीन टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन present on adjacent atom. Adjacent atom is called torsional strain. Torsional strain. इसमें एक टर्म और है, दोनों को हम साथ में समझेंगे। एक है वैन डर वाल स्ट्रेन। STRAN स्ट्रेन, वैन डर वाल स्ट्रेन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे द रिपल्सन बिटवीन टू ग्रुप्स, the repulsion between two groups present on different atom is called van der Waals strain. van der Waals strain सिंपल सा, यहाँ पे रटना दोनों को कुछ नहीं है। यहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है, डेफिनेशन नोट कर लो पहले। द रिपल्सन बिटवीन टू बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन present on adjacent atom is called torsional strain. van der Waals strain क्या है यहाँ पे, द रिपल्सन बिटवीन टू ग्रुप्स present on different atom is called van der Waals strain. तो जहाँ कहीं भी कहीं राइटिंग में दिक्कत हो तुरंत पूछोगे, सर ये लास्ट बार जहाँ भी हो तो बताओगे सर यहाँ पे क्या लिखा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख रहे हैं वहां पे, और प्रॉपर नोट्स तो होना ही चाहिए। क्लियर है, यहाँ तक दोनों पॉइंट नोट भी कर लिया हो गए। अब इसको याद रखना है, टॉर्जनल स्ट्रेन तो रटना कुछ नहीं, दो बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन, किसी भी दो बॉन्ड के बीच में रिपल्सन को क्या बोलते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन। और दो ग्रुप के बीच में रिपल्सन में जो जब रिपल्सन के कारण कोई स्ट्रेन क्रिएट होगा, तो दो ग्रुप के बीच में रिपल्सन के कारण जो स्ट्रेन क्रिएट होता है उसको क्या, वैन डर वाल स्ट्रेन। और दो बॉन्ड पेयर के बीच में जो रिपल्सन के कारण स्ट्रेन क्रिएट होता है तो क्या बोलते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन। इसको समझेंगे यहाँ पे। अगर इस टाइप से तो एक कार्बन आ रहा है यहाँ पे, कार्बन, यहाँ पे जो भी दो एटम आ रहा है इस केस में ग्रुप। अब यहाँ पे मान लो एक ग्रुप होता है यहाँ पे, ये कोई, मैं जी लिख लेता हूँ, कोई भी ग्रुप होता है, मिथाइल इथाइल जो भी ग्रुप हो। और यहाँ पर भी मैं एक ग्रुप लिख लेता हूँ यहाँ पे समझना है कि दो बॉन्ड के बीच में, दो बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर क्या है, दो बॉन्ड के बीच में एक ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड है। इस दोनों के बीच में जो रिपल्सन होगा, यहाँ पे दो बॉन्ड के बीच में जो रिपल्सन होगा, प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट एटम, एक ही एटम पे और एक ही एटम पे, दो एडजेसेंट एटम पे प्रेजेंट है। यहाँ पे इस दोनों बॉन्ड के बीच में जो रिपल्सन होगा, और दोनों बॉन्ड में प्रेजेंट क्या, इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंट बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के बाद बना होगा। इसके बीच में जो रिपल्सन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्जनल स्ट्रेन। यहाँ पे लिख लोग है टॉर्जनल स्ट्रेन। क्लियर है यहाँ पे। अब इसी दो ग्रुप के बीच में जो रिपल्सन, और ग्रुप के लिए कोई कंडीशन है, कोई एडजेसेंट एटम पे ही हो, किसी भी दो ग्रुप के बीच में रिपल्सन, यहाँ पे इस दो ग्रुप के बीच में जो रिपल्सन हो रहा है, इस रिपल्सन के कारण जो स्ट्रेन क्रिएट होता है हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, वैन डर वाल स्ट्रेन। तो ये फिगर भी ड्रॉ कर लोगे नीचे, वैन डर वाल स्ट्रेन। चलो जल्दी से ड्रॉ करो उसको, बाकी आसान सा है, इसमें कुछ भी रटना नहीं है यहाँ पे कि टॉर्जनल स्ट्रेन क्या है, वैन डर वाल स्ट्रेन क्या है। दो ग्रुप के बीच में रिपल्सन, वैन डर वाल स्ट्रेन। दो बॉन्ड के बीच में रिपल्सन, टॉर्जनल स्ट्रेन।
अब इसमें एक टर्म और भी डिफाइन करते हैं हम लोग, डायहेड्रल एंगल। ये जो एंगल है यहाँ पे है, ये जो हम लोग एंगल देखते हैं इस केस में यहाँ पे एच और एच के बीच के, ये एंगल 60 डिग्री है यहाँ पे। ये एंगल जो 60 डिग्री आ रहा है एक्चुअल में यहाँ पे है, तो नोट भी कर लो पहले यहाँ तक, उसके बाद सुनोगे फिर आगे। वैंडरवाल स्टैंड, टॉर्जन स्टैंड क्लियर हो गया। अब एक टर्म आता है इसमें, डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल तो मैं नेक्स्ट पेज पे डिफाइन करता हूँ। बेसिकली जो डायहेड्रल एंगल होता है, ये जो 60 डिग्री एंगल आ रहा है वो किसके बीच का एंगल 60 डिग्री है? ये C1 कार्बन था जो कि फ्रंट कार्बन था, बैक कार्बन जो C2 कार्बन था जिसको कि सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एक तो फ्रंट कार्बन से एक H C1 C2 बीच भी बॉन्ड रहता है यहाँ पे, जो कि दिखाई नहीं जाता न्यूमन रिएक्शन में, और ये फिर C2H। ये नॉर्मल एंगल क्या होता है? तो नॉर्मल एंगल कुछ इस तरीके का होता है, जो कि एक ही प्लेन में कुछ एंगल बना रहा होता है यहाँ पे है, ठीक है, कुछ थीटा। ये नॉर्मल एंगल की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग। जो यहाँ पे टर्म डिफाइन करते हैं वो क्या है यहाँ पे है? डायहेड्रल एंगल। मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ यहाँ पे, तो टर्म क्या होता है इसमें? डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल, और इस एंगल का डिफिनेशन क्या होता है? इंटरप्लेनर एंगल। इंटरप्लेनर एंगल इज कॉल्ड डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल, DIHEDRA, डायहेड्रल एंगल। नॉर्मल एंगल क्या होता था? एक ही प्लेन में होता था जो नॉर्मल एंगल होता है, बट ये कैसा आ रहा है? इंटरप्लेनर, दैट मीन दो डिफरेंट प्लेन के बीच में जो एंगल क्रिएट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? वो डायहेड्रल एंगल। इसको अगर समझना चाहो इस केस में तो सी एक्स, और एक मैं यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ। अब ये जो एंगल की बात करता है यहाँ पे हम लोग इस टाइप से सोचना यहाँ पे है। और ये जो रहता है बेसिकली टू डिफरेंट प्लेन होता है इसमें, एक इस टाइप से सोचोगे यहाँ पे, इस टाइप से है, और एक और एंगल आता है यहाँ पे है। ये जो एंगल रहता है यहाँ पे, एक ये प्लेन है तुम्हारा, ये जो मैं डॉट लाइन से दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और एक ये ऊपर का प्लेन है। इस प्लेन के जो ये जो थीटा रहता है यहाँ पे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल। यहाँ पे जो वो पीछे जो देखे थे, पीछे क्या था? यहाँ पे मैंने एच ले लिया, एक्स लिया, बट यहाँ पे जब एच होता, ये जो एंगल आ रहा था पीछे, इस पेज पे मैं आता हूँ अभी, ये एच C1 C2 और ये एच, इसके बीच का जो एंगल है उसको क्या बोलता हूँ यहाँ पे? डायहेड्रल एंगल। इसको एक प्रोपर तुम इसी तरीके से 3D व्यू में दिखा सकते हो इस केस में। एक ये प्लेन था नीचे वाला, एक ऊपर वाला डिफरेंट प्लेन है, उसके बीच का जो एंगल है वो थीटा, डायहेड्रल एंगल। तो इसको नोट कर लिया, ये तो सिंपल सा था। डायग्राम प्रॉपर ड्रॉ करोगे इसमें, जो कि 3D जैसा व्यू दिखे यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग पीछे आते हैं। तीन टर्म को हम लोगों ने जान लिया, टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है, वैन डर वाल स्ट्रेन क्या होता है, डायहेड्रल एंगल क्या होता है। अब जो लोग पहला एग्जांपल लिया तो उस पर फिर से आते हैं वहां पे हम लोग। इसमें क्या होगा? अब देखना है कि जो स्टेबिलिटी होता है यहाँ पे, इसमें दो ही फॉर्म आ रहा था, स्टेगर्ड और इक्लिप्स। अब स्टेबिलिटी देखना है कि किसका ज्यादा होगा। स्टेगर्ड और इक्लिप्स की बात करता है यहाँ पे, कि यहाँ पे जो दोनों एच और एच है,
एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है यहाँ पे। इस केस में H और H एक दूसरे के ज्यादा नजदीक है, ज्यादा क्लोज है, तो दोनों H के बीच जो रिपल्सन होगा वो ज्यादा होगा। दैट मीन्स यहाँ पे वैन डेर वाल स्ट्रेन ज्यादा होगा। एंड एज वेल एज जो टॉर्जनल स्ट्रेन है, तो टॉर्जनल स्ट्रेन मतलब क्या, जो दोनों बॉन्ड है, जो CH बॉन्ड और पीछे जो CH बॉन्ड है बैक कार्बन से, उस दोनों बॉन्ड नजदीक है यहाँ पर भी एज कंपेयर टू स्टेगर्ड फॉर्म, और नजदीक होने के चलते जो दोनों बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन है वो भी ज्यादा है। दैट मीन्स टॉर्जनल स्ट्रेन भी ज्यादा है। जबकि स्टेगर्ड वाले केस में यहाँ पे 60 डिग्री एंगल पे आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे H और H के बीच में रिपल्सन कम होगा, ग्रुप के बीच में रिपल्सन कम, दैट मीन्स वैन डेर वाल स्ट्रेन कम होगा वहां पे। और टॉर्जनल स्ट्रेन की बात करें तो यहाँ पे जो दोनों बॉन्ड है, जो बॉन्ड पेयर है, उसके बीच में भी रिपल्सन कम होगा एज कम्पेयर टू इक्विलिब्रियम फॉर्म, क्योंकि ये भी 60 डिग्री एंगल पे आ रहा है। तो जो स्टेबिलिटी ज्यादा रहता है यहाँ पे स्टेगर्ड फॉर्म का, स्टेबिलिटी जो रहेगा स्टेगर्ड फॉर्म का ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू इक्लिप्स, एज कम्पेयर टू इक्लिप्स। इसका रीजन क्या होता है यहाँ पे खुद से लिख लोगे। स्टेबिलिटी स्टेगर्ड का ज्यादा एज कम्पेयर टू इक्लिप्स ड्यू टू minimization of minimization of torsional strain as well as van der Waals strain. Torsional strain as well as van der Waals strain। पूरा कर लोगे इसको, सेंटेंस को। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्टेबिलिटी लिख लोगे स्टेगर्ड का ग्रेटर होगा, ज्यादा स्टेबिलिटी होगा एज कंपेयर टू इक्लिप्स। रीजन क्या होगा, स्टेगर्ड वाले फॉर्म में टॉर्जनल स्ट्रेन एंड वैन डेर वाल स्ट्रेन दोनों क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है यहाँ पे। और मिनिमाइज हो जाता है दैट मीन्स स्टेबिलिटी क्या होगा, उसका ज्यादा हो जाता है स्टेगर्ड फॉर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि टोटल नंबर ऑफ कन्फर्मर्स इन इथेन, total number of conformers in ethane। इथेन में टोटल नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स कितना आएगा वहां पे। अब इस केस में सोचोगे यहाँ पे कि मैंने बताया था कि होता कितना इनफाइनाइट, बट स्टेबल कन्फॉर्मर्स कौन कौन सा है, तो जो स्टेगर्ड फॉर्म है वही स्टेबल होता है, इक्लिप्स भी अनस्टेबल होता है वहां पे। तो जितना भी स्टेगर्ड फॉर्म है वो कितना आ रहा था, 3 स्टेगर्ड फॉर्म आ रहा था 0 to 360 के बीच में। तो टोटल नंबर ऑफ कन्फॉर्मर्स इन इथेन जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, हम लोग क्या बताएंगे 3, जो कि स्टेगर्ड वाला फॉर्म था। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को। जो इसमें स्टेगर्ड फॉर्म आ रहा था वही सिर्फ कन्फॉर्मर्स में काउंट होता है, वही स्टेबल कन्फॉर्मर्स होता है। तो जो स्टेबल कन्फॉर्मर्स हुआ उसी की बात करते हैं यहाँ पे 3। और ये जो 3 आ रहा है वो कितने कितने डायहेड्रल एंगल पे आ रहा था। अब ये जो हम लोग बोलेंगे डायहेड्रल एंगल है 60 डिग्री 60 डिग्री। तो पहला जो स्टेगर्ड फॉर्म आ रहा था वो कितने पे आ रहा था, 60 डिग्री एंगल रोटेशन के बाद। दूसरा कब आ रहा था, आफ्टर रोटेशन विथ 180। और तीसरा कब आ रहा था, खुद से सोच के बताओ। तीसरा कितने डिग्री एंगल से रोटेट कर रहे थे जो कि स्टेगर्ड फॉर्म मिल पाता था। और बताओ, कोई एक बताओ। 300 पे सही है। इसमें 300, 240 नहीं, वो क्या रहेगा इसमें। नहीं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कहाँ, बिल्कुल तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि सर हम लोग स्टेगर्ड से स्टार्ट करते नहीं, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 0 डिग्री से स्टार्ट करके 360 तक जाएंगे हम लोग। क्लियर है, तो हमेशा स्टार्ट करेंगे 0 डिग्री, डेट मीन इक्लिप्स वाले फॉर्म से स्टार्ट करना है। तो 60 पे एक आ रहा था, 180 पे आ रहा था और फिर 300 पे। तो ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बन पाता है कि कितने कितने एंगल पे स्टेगर्ड फॉर्म आता है। तो एक ये भी क्वेश्चन है। क्लियर है, यहाँ तक किन्हीं को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो अभी, कोई भी डाउट हो।
चलो एक एग्जाम्पल और हम लोग देख पाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो तीनों जो स्टेबल, एक मैं इसका ग्राफ भी बनाऊं अगर यहाँ पे इथेन वाले के लिए, यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे सब लोग। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। एक बार ग्राफ ड्रॉ किया जाए यहाँ पे है, इसके बीच का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, एनर्जी एंड डायहेड्रल एंगल। डाइहेड्रल एंगल हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? अब देखना इस केस में कि स्टेबिलिटी किसका ज्यादा, स्टेगर्ड फॉर्म का, और जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा उसका एनर्जी क्या होगा, कम। एक ये पॉइंट याद रखना है। और एनर्जी में मेनली हम लोग किसकी बात करते हैं यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी का। जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा उसका एनर्जी कम। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें अगर 0 डिग्री से, पूरा ही फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। इस टाइप से आ रहा है यहाँ पे। अब इसका देखना मीनिंग क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे हमारा? ये 0 डिग्री था यहाँ पे, 60 डिग्री, 180, और ये क्या रहेगा? 300। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जो इक्लिप्स फॉर्म आ रहा था ये 120, 240, और ये 360 थी। ये क्या है? थीटा डायहेड्रल एंगल बता रहा है यहाँ पे, और ये एनर्जी। अब यहाँ पे जो स्टेबिलिटी कितने एंगल पे जो आ रहा था स्टेबल फॉर्म, वो कितने डिग्री एंगल पे आ रहा था? 60 पे, 180 पे और 300 पे। दैट मीन उसका जो एनर्जी होगा, उसका जब ग्राफ दिखाएंगे तो ग्राफ जो रहेगा वहां पे एनर्जी जो रहेगा, एनर्जी का ग्राफ वो कम रहेगा वहां पे। और तीनों का इक्वल है यहाँ पे। 60 डिग्री पे जो कन्फॉर्मर्स आ रहा है 180 पे, और ये 300 पे। तो तीनों का एनर्जी क्या है? तीनों स्टेबल कन्फॉर्मर्स का एनर्जी सेम है। और अगर एनर्जी सेम है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वहां पे? ऑल थ्री कन्फॉर्मर्स आर, ऑल थ्री स्टेबल कन्फॉर्मर्स, स्टार्ट लिख सकते हो। ऑल थ्री स्टेबल कन्फॉर्मर्स आर डीजेनरेट। ऐसा कुछ पढ़े होगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल क्या होता था? जिसका एनर्जी सेम हो। तो यहाँ पर भी जो तीनों कन्फॉर्मर्स आता था 60 डिग्री पे, 180 पे, 300 पे, तीनों का एनर्जी क्या होता है इस केस में? इक्वल होता है। दैट इज, तुम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? डीजेनरेट। क्लियर है? ये कोई नया वर्ड नहीं है तुम लोगों के लिए। कि तीनों जो यहाँ पे रहेगा स्टेबल कन्फॉर्मर्स, वो तीनों क्या होता है? डीजेनरेट। जो कि हम लोग ग्राफ से प्रॉपर ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो प्रॉपर ग्राफ ड्रॉ कर लो। बस एक और एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद हम लोग और बाकी ऊपर वाला जो इंडिकेट कर रहा है वो सब इंडिकेट क्या कर रहा है? इक्लिप्स फॉर्म को। ये क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? तुम्हारा इक्लिप्स। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तुम्हारा स्टेगर्ड को। तो क्लियर? कोई भी डाउट हो तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो ठीक है, नोट कर ली तुम लोग यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देख लोगे, इसके बाद शायद क्लास भी नहीं है,
5-7 मिनट एक्स्ट्रा हम लोग क्लास ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस एक एग्जाम्पल देखना है इसमें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें नॉर्मल ब्यूटेन का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना इसको। CH3 CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे देखने अगर कंपाउंड का नेम क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन, या सिंपली ब्यूटेन बोलो इस केस में। अब यहाँ पे अगर देखें, इसमें नंबरिंग किसी भी साइड से करो, ये 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला जाए कि ड्रॉ द कन्फॉर्मर्स, बिटवीन C2 एंड C3। तो जिसके बीच बोला जाए, C2 C3 कार्बन के बीच बोला गया है, उसी के बीच मुझे ड्रॉ करना है। अब जिसके बीच बोला गया है C2 C3 के बीच में, तो किसी एक कार्बन को फ्रंट और किसी एक को बैक। इसको अगर मैं फ्रंट मान लूं C2 कार्बन को, तो C2 कार्बन कैसे इंडिकेट करते हैं लोग, पॉइंट से। और C2 कार्बन से कनेक्टेड क्या क्या है इसमें, यहाँ पे C2 कार्बन से कनेक्टेड क्या क्या, एक CH3 कनेक्टेड है और 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है C2 कार्बन से, और ये तो थर्ड है ही। तो C2 C3 जिसके बीच की ड्रॉ करना है, ये C2 को फ्रंट और C3 को बैक कार्बन। अब C2 कार्बन में क्या क्या कनेक्टेड है, एक CH3 कनेक्टेड है, एक H कनेक्टेड है यहाँ पे, और फिर सिमिलरली C3 कार्बन, ये क्या आ गया तुम्हारा C2, ये क्या है C2 कार्बन, फ्रंट कार्बन जो आ रहा था। C3 कार्बन से भी क्या क्या कनेक्टेड है, 2 हाइड्रोजन और एक CH3, एक CH3, एक H और एक ये H। ये कौन सा फॉर्म हो गया, इक्लिप्स। इसको 60 डिग्री से रोटेट करा देना था यहाँ पे, ध्यान से देखोगे इसमें। CH3 H H CH3 H H। बैक कार्बन को 60 डिग्री एंगल से रोटेट करा रहे हैं हम लोग। फिर से रोटेट करा देंगे 60 से, कब तक रोटेट कराना है, अप टू 360। CH3 फ्रंट कार्बन को फिक्स रखना है यहाँ पे, CH3 H और H। साथ में तुम लोग नोट करते जा सकते हो, रोटेट खुद से करा सकते हो, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है। CH3 H H CH3 H और H। फिर से रोटेट करा दो 60 डिग्री से इसको, CH3 H H CH3 H और ये क्या होगा H। फिर से रोटेट कराना है इसको 60 डिग्री से, ये क्या रहेगा इसमें CH3 H H CH3 अब इधर आ जाएगा यहाँ पे H और H, और एक लास्ट। थोड़ा सा देखोगे पेशेंसली यहाँ पे, क्योंकि नाम ही कंपाउंड का कन्फॉर्मर्स या रोटामर्स, तो रोटेट तो कराना होगा इसको यहाँ पे। CH3 H H CH3 H और ये H। तो इसको देखो समझ भी लोगे, थोड़ा सा यहाँ पे उसके बाद नोट करोगे। इसमें इक्लिप्स कौन सा और स्टेगर्ड कौन सा है, ये क्या था, स्टार्टिंग का इक्लिप्स 60 डिग्री एंगल पे आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो स्टेगर्ड सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखने की दोनों जो लार्जर ग्रुप है, मिथाइल और मिथाइल ग्रुप, वो सेम साइड आ रहा है, दैट मीन्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है CH3 CH3। उसको नाम देते हैं हम लोग फुल्ली इक्लिप्स। इक्लिप्स तो है, उसमें भी स्पेशल कैटेगरी आता है, इसको क्या बोलते हैं, फुल्ली इक्लिप्स। ये कौन सा फॉर्म आ गया, स्टेगर्ड। अब स्पेशल स्टेगर्ड को भी हम लोग देते हैं स्पेशल नेम, उसको बोलते हैं हम लोग गॉच स्टेगर्ड, गॉच स्टेगर्ड या सिंपली गॉच फॉर्म। गॉच स्टेगर्ड या सिंपली क्या बोलते हैं, गॉच। अब यहाँ पे जो बॉन्ड एक दूसरे को ओवरलैप तो कर रहा है, बट जो लार्जर ग्रुप है मिथाइल और मिथाइल, वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो इक्लिप्स फॉर्म ही है,
बट इसको बोलते हैं लोग पार्शियल इक्लिप्स। ये क्या रहा था इसमें, पार्शियल इक्लिप्स। और ये कौन सा फॉर्म आ गया तुम्हारा, स्टैगर्ड। अब इसमें जो स्टैगर्ड फॉर्म है इसमें CH3 और CH3 ये कैसे आ रहा है यहाँ पे एक दूसरे के अपोजिट। इसको बोलते हैं लोग, यहाँ पे मैं ऊपर नेम लिख देता हूँ इसका, एंटी स्टैगर्ड। स्टैगर्ड तो है बट इसको क्या बोलते हैं लोग, एंटी स्टैगर्ड। और फिर ये रिपीट करता है बेसिकली। अब जो यहाँ पे CH3H है ये क्या रहेगा यहाँ पे, पार्शियली इक्लिप्स। पार्शियली इक्लिप्स ये कौन सा फॉर्म है यहाँ पे, सोच के बताओ तुम लोग। जितना भी मैंने चारों लिखा है ये जो है ये कौन सा फॉर्म है यहाँ पे, बताओ, अनम्यूट करके बताओ। Gauge form. सही है बिल्कुल। ये क्या है, गॉज फॉर्म। कैसे सोचते हैं कि यहाँ पे CH3 कितने एंगल पे आ रहा था, 60 डिग्री पे। अगर इसी को इधर से देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये भी तो CH3 60 डिग्री पे आ रहा है। देखो वो कौन सा फॉर्म था, ये गॉज फॉर्म। सही है बिल्कुल, गॉज स्टैगर्ड या सिंपली गॉज। और ये कौन सा फॉर्म आया था फिर, फुल्ली इक्लिप्स। FULLY फुल्ली इक्लिप्स। अब यहाँ पे देखना था कि स्टैगर्ड तो हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू इक्लिप्स, बट यहाँ पे 4 डिफरेंट फॉर्म आ गया है और चारों फॉर्म में मुझे अब यहाँ पे स्टेबिलिटी कंपेयर करना रहेगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि फुल्ली इक्लिप्स, गॉज फॉर्म, पार्शियल इक्लिप्स और एंटी स्टैगर्ड। तो यहाँ पे सोच के बताना है कि स्टैगर्ड वाला फॉर्म तो ज्यादा स्टेबल है। अब गॉज स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल होगा या फिर एंटी स्टैगर्ड, सोच के बताओ तुम लोग यहाँ पे। गॉज स्टैगर्ड या एंटी स्टैगर्ड, बताओ, चैट में गॉड बता रहे। स्टैगर। नहीं, बाकी दो लोग बता रहे सही, देवकी आयुष चैट में बता रहे सही है एंटी। गॉज क्यों होगा यहाँ पे देखते हैं रीजन वहां पे। एंटी सही है, सब लोगों का सही है, रोहित, प्रिया, स्नेहा, सबका। देखते हैं हम लोग यहाँ पे करते हैं अभी इसको आगे। रीजन क्या होगा कि यहाँ पे जो CH3 है ये 60 डिग्री एंगल पे है, तो यहाँ पे जो वेंडर वाल स्ट्रेन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फोर्थ वन, दैट मीन एंटी स्टैगर्ड। क्योंकि यहाँ पे CH3 180 पे चला गया जो लार्जर ग्रुप है, तो यहाँ पे लार्जर ग्रुप के बीच में रिपल्सन बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएगा, वेंडर वाल स्ट्रेन बिल्कुल कम हो जाएगा, यहाँ पे होगा ही नहीं। दैट मीन्स एंटी स्टैगर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि वहां पे वेंडर वाल स्ट्रेन बिल्कुल मिनिमाइज हो जाता है, जबकि यहाँ पे CH3 के बीच में रिपल्सन होगा। तो एंटी का सबसे ज्यादा, एंटी लिखने का मतलब एंटी स्टैगर्ड, देन गॉज फॉर्म। अब देखने के इक्लिप्स में भी दो आ रहा है, इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स और पार्शियल इक्लिप्स। तो फुल्ली इक्लिप्स और पार्शियल इक्लिप्स में ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये सोच के बताओ। फुल्ली इक्लिप्स एंड पार्शियल इक्लिप्स में मोर स्टेबल। सही है बिल्कुल, सब लोगों का सही है इसमें। पार्शियली, क्यों पार्शियल इक्लिप्स ज्यादा स्टेबल, क्योंकि फुल्ली में तो जो लार्जर ग्रुप है वो बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे टॉर्जनल स्ट्रेन जो होगा वो तो ज्यादा है, साथ में वेंडर वाल स्ट्रेन भी बहुत ज्यादा है। पार्शियल इक्लिप्स में क्या होता है कि लार्जर ग्रुप जो CH3 उसके बीच में रिपल्सन नहीं होता। यहाँ पे जो वेंडर वाल स्ट्रेन होता है CH3 के बीच में, वो कुछ न कुछ फुल इक्लिप्स के रेस्पेक्ट में मिनिमाइज हो जाता है। दैट मीन्स पार्शियल इक्लिप्स। मैं शॉर्ट में ये लिख देता हूँ, पार्शियल इक्लिप्स और लास्ट में फुल्ली इक्लिप्स। ये जल्दी से तुम लोग नोट डाउन कर लो यहाँ पे इसको। सही है, सब लोगों का आंसर सही था इसमें, पार्शियल इक्लिप्स। और इसमें भी अगर कन्फर्मर्स पूछा जाए कि नंबर ऑफ कन्फर्मर्स पूछा जाए या नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मर्स, वो सेम है। नंबर ऑफ स्टेबल कन्फर्मर्स, जो स्टेगर्ड कन्फर्मर्स होता है उसी को हम लोग स्टेबल कन्फर्मर्स में काउंट करते हैं, या इवन कन्फर्मर्स भी पूछा जाए तो वही बताएंगे हम लोग। वो क्या रहेगा, 3, क्योंकि इसमें भी 2 गॉज फॉर्म और एक एंटी जो कि स्टेगर्ड वाला फॉर्म था, तो सिर्फ स्टेगर्ड वाले को ही हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल कन्फर्मर्स। और वो कितने एंगल पे आ रहा था, यहाँ पर भी सेम 60 डिग्री, 180 और 300 पे।
चलो नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ ही है, और क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा गया है स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये चार है यहाँ पे, और चारों ऑप्शन में अलग अलग तरीके से इसको दिया रहेगा। किसी कभी गॉस का ज्यादा दे देगा, पार्शियली फुल इस टाइप से। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्टेबिलिटी से रिलेटेड। और सबका रीजन क्या है? टॉर्जनल स्ट्रेन एज वेल एज वेंडर वॉल स्ट्रेन। जिसका दोनों स्ट्रेन कम है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है? नोट कर लिया इसको। अब इसका भी एक लास्ट में सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं मैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा। इसी एग्जाम्पल का एक ग्राफ ड्रॉ करना है, जो कि मैंने पीछे ड्रॉ किया हुआ था इथेन के लिए। जो लोग कर सकते हो ड्रॉ, खुद से ट्राई करो ड्रॉ करने का ग्राफ हो। पेंसिल है तो पेंसिल से ट्राई करो। उसका जो मैं ड्रॉ करूंगा उससे मैच कराओगे वो करेक्ट है या नहीं है। तो डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट करना है फुल्ली फ्लिप से। कर लिया? यहाँ तक नोट डाउन कर लिए सब लोग? तो ठीक है, कर लिया नोट यहाँ तक सब लोग? बस इसका एक ग्राफ देखना है यहाँ पे। ग्राफ किसके बीच में ड्रॉ करते हैं? एनर्जी एंड डायहेड्रल एंगल, जो कि मैंने पीछे ड्रॉ किया हुआ था। इस टाइप का ड्रॉ करना। हाँ बताओ, कोई डाउट हो तो। तो देखते हैं। आई होप यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। बस ये ग्राफ मैं ड्रॉ कर देता हूँ। एक एनर्जी, जिसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा उसका एनर्जी सबसे कम, और ये क्या रहेगा? डायहेड्रल एंगल। अब यहाँ पे क्या रहता है इस केस में? अगर 0 डिग्री से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, अब यहाँ पे एंगल देखना है इस केस में। ये इस टाइप से हम लोग ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या है? 60 डिग्री एंगल, 180, 300। ये क्या था? 0 डिग्री। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? है 120। इसलिए इसको, इस ग्राफ को और ऊपर ले जाना था। थोड़ा और ट्राई करोगे, और इसको भी और ऊपर से हल्का स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इस टाइप से। कर लोगे तुम लोग इस टाइप से। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? ये 300। और ये, सॉरी 300 तो आ ही गया था, 240। और ये फिर क्या रहेगा तुम्हारा? 360। अब यहाँ पे बस देखना ये है, ये जो मैं एक नीचे सबसे ड्रॉ कर रहा हूँ एनर्जी वाइज, ये सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन सा फॉर्म का था? एंटी स्टिगर, दैट मीन्स 180 पे। तो 180 पे जो एंटी स्टिगर था उसका एनर्जी सबसे कम दिखाया गया है, दैट मीन्स वो सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर क्या रहेगा तुम्हारा? एक गॉज फॉर्म, जो कि मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, किसके लिए है? गॉज फॉर्म। दो तो गॉज फॉर्म था। एक कितने एंगल पे आता था? 60 डिग्री पे, देख सकते हो पीछे। और एक फिर 300 पे। ये कौन सा फॉर्म था? गॉज फॉर्म। ये जो रहता यहाँ पे है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 120 और 240 पे पार्शियली इक्लिप्स आ रहा था यहाँ पे। ये क्या था तुम्हारा? पीई, पार्शियली इक्लिप्स। और सबसे जो लेस स्टेबल था, जिसका एनर्जी सबसे ज्यादा होगा, वो कितने एंगल पे आता था? 0 और 360 पे फुल्ली इक्लिप्स। ये फुल्ली इक्लिप्स, पीई का मतलब पार्शियली इक्लिप्स, ये गॉज फॉर्म, और ये एंटी। क्लियर है सबको? ये ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहे हैं कि 180 एंटी स्टगर्ट का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा,
दैट मीन उसका एनर्जी सबसे कम, जो ब्लैक से ग्राफ ड्रॉ किया गया है, सॉरी रेड वाला, तो सबसे कम एनर्जी दिखाया जा रहा है यहाँ पे 180 पे। फिर 60 और 300 जो कि गॉच फॉर्म था, उसका एनर्जी कम दिखाया जा रहा है, दैट मीन्स एंटी के बाद गॉच ज्यादा स्टेबल। फिर पार्शियल इक्लिप्स और सबसे लास्ट में फुल इक्लिप्स का स्लोटी रहता था, दैट मीन्स एनर्जी सबसे ज्यादा फुल इक्लिप्स का यहाँ पे। अब एक लास्ट क्वेश्चन बता दूं, मैं सेशन एंड करता हूँ यहाँ पे। इसमें देखना है कि जो स्टेबल तीनों कन्फर्मर्स था, जो 3 स्टेबल कन्फर्मर्स था, वो डीजेनरेट था या नॉन डीजेनरेट है, बस ये बताना है तुम्हें। तीनों जो स्टेबल कन्फर्मर्स आ रहा था, वो डीजेनरेट कन्फर्मर्स है या नॉन डीजेनरेट? नॉन डीजेनरेट। बाकी लोग भी बताओ इसमें। सही है, नॉन डीजेनरेट सही है। सब लोगों की क्रिया क्या है, उसके सबका सही है, नॉन डीजेनरेट। क्यों नॉन डीजेनरेट? क्योंकि जो एंटी का है, जो स्टेगर्ड फॉर्म था, इसका एनर्जी कम है और इसका दोनों का ज्यादा है यहाँ पे। दैट मीन्स ये क्या रहेगा, 3 कन्फर्मर्स आर नॉन डीजेनरेट। ये ग्राफ ड्रॉ करो और ये लास्ट में नोट कर लो। नॉन डीजेनरेट क्यों? क्योंकि ये तीनों जो स्टेबल कन्फर्मर्स आ रहा था, उसका एनर्जी सेम नहीं है। एंटी का एनर्जी कम है और बाकी गॉस का दोनों का ज्यादा है। और कोई डाउट भी हो आज के लेक्चर में तो वो पूछोगे यहाँ पे। और तुम लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, अपने ग्रुप पे अभी लिख के पोस्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ सेक्शन वाइज कहाँ तक कर सकते हो तुम लोग। दैट मीन्स कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म का सेक्शन छोड़ करके सारा होमवर्क कर लोगे। एक्सरसाइज 1 का सारा सेक्शन और एक्सरसाइज 2 भी शुरू कर सकते हो। कन्फॉर्मेशन का क्वेश्चन तुम्हें दिख जाएगा, उसका अलग सेक्शन क्या रखा गया मतलब। कर लिया यहाँ तक, नोट डाउन कर लिए सब लोग? तो ग्राफ है, प्रॉपर ड्रॉ कर लो इसको। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कन्फॉर्मर्स का हम लोग बहुत ज्यादा कवर कर चुके हैं, तो नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट कन्फॉर्मर्स पूरा हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा। दैट मीन्स तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, एक क्लास पढ़ने के बाद फिर पूरा हम लोग मॉड्यूल डिस्कस कर पाएंगे। चलो ठीक है, फिर मैं सेशन एंड करता हूँ अभी यहीं पे।